हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपनी जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका अनसॉल्व पेपर सन 2019, क्योंकि सन 2020 का पेपर समाप्त हो चुका है और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेट नंबर तीसरा। कितना? सेट नंबर 3 इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से आपके जो भी सेट है उनको हम पूरी तरह डिस्कस करेंगे ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए और एग्जाम में आप उसे ठीक से लिख सकें। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सेंट्रल आइडिया और फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। यानी देखा जाए तो दोनों ही टॉपिक बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि एक 7 नंबर का आता है और एक 4 नंबर का आता है। ठीक है, इस तरह से पूरी वीडियो जो होगी वो 11 नंबर की होगी। यदि आप वीडियो को अच्छी से देखते हो, समझते हो, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 11 नंबर कहीं नहीं गए। इसलिए को वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे आपका अनसॉल्व्ड पेपर सन 2019। यानी कि जो 2020 का पेपर था वो हमने पूरा आपको बता दिया है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, क्योंकि इतना समय अब आपके पास ज़्यादा नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है कि जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट की सीरीज है उनको देखना है, क्योंकि हम आपको इसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी चला रहे हैं, एक्सप्लेनेशन है उसको भी करा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी करा चुके हैं। तो उन प्रत्येक चीज़ को आपको देखना है ताकि हर चीज़ आपकी समझ में आ जाए और एग्जाम में आप उसे अच्छी तरह से लिख सकें। इसके साथ साथ आपका अनसॉल्व्ड का भी चल रहा है, तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखना है। और देखो, अनसॉल्व्ड से हमको ये भी बेनिफिट होता है कि हमको ये पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और किस क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन आना है। यानी कि पूरे पेपर की जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से आपको हो जाएगी कि किस क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन कहां पर है, वो किसके माध्यम से, यदि आप अनसॉल्व्ड पेपर की हर वीडियो को अच्छी तरह से देखते हो। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपका सेट नंबर 316 DI, पार्ट नंबर आपका तीसरा है, यानी सेक्शन जो आपका ए है वो चल रहा है। इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा सेक्शन बी का होगा। इस तरह से हम पूरा जो पेपर है उसको 7 वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट करा देते हैं। और यदि देखा जाए तो जो हमारा टॉपिक होता है वो 10 से 15 मिनट का होता है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से 10 या 12 नंबर की तैयारी की कंप्लीटिंग हो जाती है। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया। राइट मींस लिखिए द सेंट्रल आइडिया, माने कविता का जो सार है उसको लिखिए। ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, जो आपको पोएम दी हुई है। तो देखो, हम आपको बता दें कि एग्जाम में आपको 3 पोएम के नाम दिए होंगे, जिसमें से आपको किसी एक पोएम का ही सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि यदि कंटिन्यूअस आप 4 पोएम को तैयार कर लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि एक नहीं 2 पोएम आपको उसमें मिल जाएंगी। तो देखो, आज हम डिस्कस करेंगे इसमें आपका जो तीसरी पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। बहुत ही अच्छी पोएम है और इसके जो पोएट हैं वो जॉन मिल्टन है, जो एक अंधे कवि थे। जैसे कि हमारे इंडिया में सूरदास हैं और भारत जो बाहर अमेरिका है उसमें क्या है आपके जॉन मिल्टन, यानी एक विदेशी कवि जो है वो कौन है, वो जॉन मिल्टन है और हमारे जो इंडिया के हैं वो सूरदास। तो इनकी तुलना उससे की जाती है। तो कौन कौन से दिए हैं? ला वेलडाम सन्स मर्सी, ये आपका जो ला वेलडाम सन्स मर्सी जो है वो आपके पोएम सिलेबस से हटा दिया गया है। ट्रू ब्यूटी, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमने सोचा कि आज ऑन हिज ब्लाइंडनेस को डिस्कस किया जाए। इस तरह से यदि आपने प्रत्येक पेपर की हर वीडियो को देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपके हर क्वेश्चन उसमें डिस्कस हो जाएंगे और आपको हर क्वेश्चन की जानकारी हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कविता का मुख्य सार जो है क्या है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम है आपकी और जिसे जॉन मिल्टन ने रचा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता, कौन सी कविता में? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो कविता है आपकी। द पोएट इज वेरी सैड, कवि जो है क्या है, बहुत ज्यादा दुखी है। बिकॉज, क्योंकि, कवि बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि ही हैज लॉस्ट हिज आई साइट, क्योंकि वह अपनी आंखों की रोशनी को खो चुका है। कवि जो है बहुत दुखी है क्योंकि वह अपनी आंखों की रोशनी को खो चुका है। ही थिंक्स, वह सोचता है। दैट मिस की, वह सोचता है कि नाउ ही विल नॉट बी एबल
वह अब सक्षम नहीं है या योग्य नहीं है टू यूज माने प्रयोग करने के लिए हिज पोइटिक क्वालिटीज, जो अपना कवित्व गुण है अब वो उसका प्रयोग नहीं कर सकता है, उसके लिए वह योग्य नहीं है इन द सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सेवा में। यानी कवि जो है जो भगवान की सेवा करना चाहता है लेकिन उसकी आंखों की रोशनी समाप्त हो चुकी है, इसीलिए वो भगवान की सेवा अपने कवित्व गुण से नहीं कर सकता है। ठीक है, बट लेकिन ही रियलाइज, लेकिन वह महसूस करता है सून जल्दी, वह जल्दी ही किसी बात को महसूस करता है दैट गॉड डज नॉट नीड मैंस वर्क, कि भगवान को आवश्यकता नहीं है मनुष्य के कार्यों की और हिज गिफ्ट्स, और उसके उपहारों की, यानी मनुष्य को उसके कार्यों और उपहारों की आवश्यकता नहीं है। द सैडनेस यानी कि दुख, एंड सफरिंग, दुख और कष्ट, दुख या परेशानी कह सकते हैं, दुख या कष्ट कह सकते हैं, ऑफ द लाइफ, जीवन के, यानी जीवन के जो दुख हैं, जो कष्ट हैं या जो परेशानियां हैं वो क्या है, आर गिवन, यानी कि दिए जाते हैं टू अस, हमारे लिए, यानी कि जो दुख है, परेशानी है, कष्ट है वो हमको दिए जाते हैं जीवन में बाय गॉड, किसके द्वारा, भगवान के द्वारा दिए जाते हैं, टू चेक आवर पेशेंस, किसके लिए, धैर्य को चेक करने के लिए, जो हमारा धैर्य है उसको चेक करने के लिए देता है भगवान। यानी भगवान हमको कष्ट देता है, वो देखना चाहता है कि ये जो व्यक्ति है कितना सक्षम है, कितना सहनशील है, कितना कष्ट को सह सकता है, तो वो इन चीज़ों को देखने के लिए, चेक करने के लिए वो क्या करता है, वो हमको कष्ट परेशानी देता है। सो इसीलिए बी शुड, बी माने हमें, शुड माने चाहिए, हैव फेथ इन गॉड, इसीलिए हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि थाउजेंड ऑफ पीपुल, हजारों लोग, या एंगल्स कह सकते हैं, एंजल्स जिनको हम देवदूत बोलते हैं, तो कह सकते हैं कि हजारों देवदूत, चाहे तो हजारों लोग कह लो, चाहे हजारों देवदूत कह लो, वर्क, कार्य करते हैं, ऑन द लैंड एंड सी, कहाँ पर कार्य करते हैं, पृथ्वी पर और समुद्र पर, उसके लिए हजारों देवदूत कार्य करते हैं, फॉर हिम माने उसके लिए। 10 इस प्रकार द कंप्लीट वर्क, पूरा जो कार्य है, ऑफ हिम, उसका जो पूरा कार्य है, इज द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, भगवान की सच्ची सेवा है, यानी उसका जो पूर्ण कार्य है वो क्या है, भगवान की सच्ची सेवा है। तो ये था आपका सेंट्रल आइडिया जो कि आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आएगा, इसीलिए आपको अच्छी तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, कितने का आएगा, 7 मार्क्स का आएगा। और अगला क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं, वो कितने का आएगा, वो आपका 4 मार्क्स का आएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। राइट मिस लिखो द डेफिनेशन, मिस परिभाषा, किसकी परिभाषा लिखिए, एनी वन फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी किसी एक फिगर्स ऑफ स्पीच की परिभाषा लिखिए, एंड 2 एग्जाम्पल, और 2 उदाहरण दीजिए। किसकी क्लास है, अनसॉल्व पेपर की। तो देखो मैं आपको बता चुका हूं कि यदि हमारे पास अनसॉल्व पेपर भी नहीं है तो भी आप इसको पूरी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि जिन विद्यार्थियों के पास नहीं है, बहुत से विद्यार्थी हैं वो नहीं परचेज कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ इसमें हम डिस्कस कर देते हैं जैसा कि अनसॉल्व में दिया होता है। तो देखो ये सब अनसॉल्व में दिया हुआ है, जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है, मैं इसका सेम पढ़ देता हूँ। राइट द डेफिनेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, राइट में लिखिए द डेफिनेशन में परिभाषा ऑफ एनी वन, किसी एक की, ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच, निम्नलिखित अलंकारों में से। तो आपको 3 दिए हुए हैं, सिमिली है, एपोस्ट्रोफी है, ऑक्सीमोरन है, यानी 3 में से किसी क्या करना है, किसी एक की आपको डेफिनेशन लिखनी है, एंड विद 2 एग्जाम्पल, और उसके 2 उदाहरण लिखने हैं। तो मैंने सब कुछ लिख दिया है, बट थोड़ा सा मैंने इसको जो मुख्य टॉपिक है वही लिया है। ठीक है, तो आप तो पहचान लोगे कि इसमें डेफिनेशन पूछा है और आपके 2 एग्जाम्पल पूछे हैं, जिसके लिए आपको कितने 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि 2 + 2 = 4, यानी कि 4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। कहा जाता है कि 2 नंबर आपके डेफिनेशन के हो गए और 2 नंबर आपके एग्जाम्पल के हो गए। ठीक है, इस तरह से आपको दोनों ही चीज़ें लिखनी हैं। तो देखो आपको इसमें
तीन दिए हुए जैसे सिमली उपमा है, एपोस्ट्रोफी संबोधन, ऑक्सीमोरन विरोधाभास, तो तीन दिए हुए हैं, लेकिन हम केवल दो को ही डिस्कस करते हैं। और इस तरह से कभी हम किसी को छोड़ देते हैं, कभी किसी को छोड़ देते हैं। यदि आपने हमारी शुरू से वीडियो अब तक देखी होंगी तो उसमें हमारे सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को हमने डिस्कस कर दिया है, सारे सबको, किसी को कहीं छोड़ दिया, किसी को कहीं छोड़ दिया। अब इसमें हमने एपोस्ट्रोफी को छोड़ दिया तो पिछले हमने एपोस्ट्रोफी को ले लिया, हमने यहाँ पर सिमली को ले लिया है तो पहले कभी सिमली को छोड़ दिया होगा। इस तरह से यदि आप प्रत्येक वीडियो को देखते होंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। 2-3 बार वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ आपको देखते देखते ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छी तरह से इसको आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको इसको लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो 7 मार्क्स का हमारा ये हो गया, 4 मार्क्स का ये हो गया, तो टोटल हमारे हो गए 11 नंबर। कितने हो गए? 11 नंबर। यानी आज की वीडियो को यदि आप अच्छी तरह से देखते हो तो आपके 11 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। तो बढ़िया तरह से इसको देखना है, अच्छी तरह से समझना है। और देखो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, वीडियो को आप 2 बार 4 बार अच्छी तरह से उसको देख सकते हैं, ठीक, क्योंकि पढ़ने में दिक्कत होती है। यदि आप बुक में इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, आप पढ़ोगे स्वयं मुंह भी थकेगा आपका और समय तो वेस्ट होगा ही होगा। और हमारे माध्यम से आप समझोगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। और मेरा मानना यह है कि स्वयं पढ़ने की अपेक्षा अगर किसी को सुना जाए तो वो अच्छा समझ में आ जाता है, ठीक है। तो पहला है सिमली, इसमें हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो बहुत ही इजी टाइप से लिखा है, डेफिनेशन आसानी समझ में आ जाएगा आपको। ए सिमली यानी कि एक उपमा, इज ए कंपैरिजन, क्या है? एक तुलना होती है। यानी उपमा में क्या होता है? एक तुलना होती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, किनके? दो वस्तुओं के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में तुलना होती है ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। यानी दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है। विच हैव एट लीस्ट, जिनमें कम से कम 1 पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कम से कम एक बिंदु की समानता पाई जाती है। द वर्ड्स एज, लाइक और सो, एज, लाइक और सो, एज, लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन। इसमें देखो एज है, लाइक है और सो शब्दों को किसके लिए? तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कह सकते हैं कि सिमली एक ऐसा अलंकार है जिसमें दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है और उनमें एक पॉइंट कैसा होता है? सामान्य होता है, कॉमन होता है। और इसमें आपके जो एज, लाइक, सो ये वर्ड हैं, तुलना के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत सी आसानी से आप याद कर सकते हो, बहुत ही इजी तरह से हमने वर्डों का यूज़ किया है और ज़्यादा बड़ी भी डेफिनेशन नहीं है, 2-3 बार इसको पढ़ लेना, समझ के याद हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम आपको बता चुके हैं कि हम 3 एग्जाम्पल लिखवाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि एक एग्जाम्पल यदि आप भूल भी जाते हैं तो एग्जाम में आपको 2 लिखने हैं। तो देख लेते हैं। सी इज एज फ्रेश, सी इज एज फ्रेश, वह ऐसी ताज़ी है, ऐसी फ्रेश है, ताज़ा है, एज ड्यू, जैसे कि ओस। तो यानी कि इसमें तुलना हो रही है, सी की तुलना किससे हो रही है? ड्यू से। दोनों भिन्न चीज़ें हैं, ये सजीव है, ये निर्जीव है। तो इसमें क्या होता है? दोनों ही भिन्न चीज़ों की तुलना होती है और तुलना के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रयोग होते हैं, जैसे इसमें एज आ गया, ठीक है। तो इसको पहचान भी लोगे, लेकिन आपको इसको याद करना है। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जीवन को क्या मान लिया? एक सपना मान लिया। और किससे पहचान हो रही है? लाइक से पहचान हो रही है, यानी जीवन कैसा है? एक सपने की तरह है। अगला है सी इज लवली, वह प्यारी है, लाइक ए रोज, किसकी तरह? रोज की तरह। तो सी की तुलना किससे हो रही है? रोज से हो रही है। लाइक वर्ड से किसको पहचान लेंगे? ये सिमली है। तो बहुत ही आसानी समझ गए होंगे इसको आप। अगला देखते हैं ऑक्सीमोरन, यानी कि विरोधाभास होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं जो एग्जाम में आपको लिखना है। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि इस अलंकार में टू अपोजिट क्वालिटीज, दो भिन्न गुणों को आर एडेड, जोड़ा जाता है, टू द सेम थिंग, किसी एक वस्तु से या समान वस्तु से। तो यहाँ पर दो भिन्न जो गुण होते हैं, जो विपरीत गुण होते हैं, उनको एक साथ जोड़ा जाता है बहुत ही अच्छी तरह से। तो इस तरह से इसको भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें दो भिन्न भिन्न चीज़ें होती हैं, डिफरेंट चीज़ें, उनको एक साथ दिखाया जाता है। दोनों ही डिफरेंट होती हैं, अपोजिट होती हैं आपकी,
जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका। इट इज एन ओपन सीक्रेट, यानी ओपन माने खुला हुआ, सीक्रेट माने रहस्यमय, तो दोनों डिफरेंट चीजें साथ साथ आ गई। अगला है द लाइफ इज ए बिटर स्वीट, तो जीवन क्या है, कड़वा है और स्वीट माने मीठा है, तो लाइफ इज ए बिटर स्वीट, जीवन कड़वा और मीठा है। ही इज एन, वह है क्या है, इनोसेंट निर्दोष है, क्रिमिनल अपराधी है, यानी वह निर्दोष है और अपराधी है, तो दोनों ही बातें आ गई इसमें, इनोसेंट भी आ गया और क्रिमिनल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें आपका स्वीट है और बिटर है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है इसमें, और इसमें ओपन है और इसमें सीक्रेट है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, बट आपको समझने के साथ साथ इसको अच्छी तरह से याद भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको किसी को इसको सुनाना नहीं है, कोई टिक नहीं करना है, इसको आपको एग्ज़ाम में लिखना है। तो लिखने के लिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको याद करना है। एग्जाम्पल भी 3 याद करने हैं। अक्सर हमने सुना है कि सर हम परीक्षा में एक एग्जाम्पल भूल गए थे, एक एग्जाम्पल भूल गए, एक नंबर भूल गए, इसीलिए आपको क्या करना है, 3 एग्जाम्पल याद करने हैं। जैसे कि आप भूल भी जाते हो तो बहुत ही आसानी से 2 तो आपको याद रहेंगे, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह समझना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें हमने 11 नंबर को डिस्कस किया है। इसी तरह से जो 7 वीडियो हैं, हम 7 वीडियो में आपको पूरा पेपर डिस्कस करते हैं, जिसके माध्यम से आपका 100 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो प्रत्येक वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखना है और वीडियो को 2-3 बार देख लिया करें, आपकी समझ में बहुत ही अच्छी तरह से आ जाएगा। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।